गुड इवनिंग बच्चों, चलिए जल्दी से अपने वीडियोस ऑन करिए। शिवांगी, सिया, सहज और जिनके क्रिश, आदित्य, जल्दी से वीडियोस ऑन करिए अपने। ओके आज भाई आइए बच्चों, आज हमें बस इस चैप्टर को जल्दी से वाइंड अप करना है, तो हम शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो ये आप आइए, बुक पे आइए, कम टू पेज नंबर। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से केस स्टडीज आती है। तो एक बार अगर हम देखें पेज नंबर 11.5 पे आइए आप लोग। सी 11.5, क्रिश वीडियो ऑन करो। इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडीज। ओके, तो ये जो है बच्चों, अगर मैं आपको कुछ जैसे फर्स्ट, एक बार फर्स्ट को मार्क करिए, सेकंड को मार्क करिए, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। अगर हम इनको छोड़ दें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ को अगर हम छोड़ दें, तो जितने भी वो बचे भी है पॉइंट्स, वो हम पहले ही कवर कर चुके। देखिए जैसे फिफ्थ है पैकेजिंग, हम कर चुके हैं। लेबलिंग हम कर चुके हैं, सॉरी ब्रांडिंग भी हम कर चुके हैं। सेवेंथ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सेवेंथ को इंपॉर्टेंट मार्क करिए। प्राइसिंग भी हम कर चुके, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग हम कर चुके। जो हमने नहीं किए, जो हमने छोड़े हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सेवेंथ, जो हमने नहीं किए वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें से, और इन्हीं के क्वेश्चंस आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, हम अभी सारे रीड करेंगे लेकिन सबसे ज्यादा टाइम देंगे इन 5 पे। सेकेंडली, सर ये 12 पॉइंट है तो हमें 12 के 12 याद करने हैं। बिल्कुल आपको 12 के 12 याद करने हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको स्लैंग दूंगा और वो स्लैंग से आप इजीली इन 12 के 12 हेडिंग्स को याद कर लोगे। वैसे तो आपको इसको सीक्वेंस में याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोइंसिडेंटली एंड लकीली जो हमारा स्लैंग है वो सीक्वेंस में बन गया, तो आप सीक्वेंस में भी याद इसको कर सकते हो। देखिए बच्चों, ये 12 पॉइंट है, और क्योंकि 12 पॉइंट का एक स्लैंग बनाना थोड़ा सा मुश्किल था, तो मैंने इसके दो स्लैंग बनाए। फर्स्ट 6 का एक एंड सेकंड मतलब नेक्स्ट 6 का एक। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट 6 का पहला क्या स्लैंग है हमारा, आइए शुरू करते हैं। ग्रैंड मस्ती, ग्रैंड मस्ती एट पूल साइड विद प्रिटी बिपाशा। तो देखिए कितना अच्छा स्लैंग बनाया है, ग्रैंड मस्ती एट पूल साइड विद प्रिटी बिपाशा। जी से गैदरिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, एम से मार्केटिंग प्लानिंग, फिर प्रोडक्ट डिजाइनिंग, फिर स्टैंडर्डाइजेशन, फिर पैकेजिंग एंड देन ब्रांडिंग। अब आ जाइए नेक्स्ट 6 का, सीपी, नॉट प्लेस के पानी पूरी, गोलगप्पे खाते हो ना, सीपी के पानी पूरी आर टू स्पाइसी। तो देखिए नेक्स्ट 6 का बन गया हमारा, सी से कस्टमर सपोर्ट सर्विस, पी से प्राइसिंग, पी से प्रमोशन, पी से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पी से ट्रांसपोर्टेशन एंड एस से स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। तो जल्दी से आप ये दोनों स्लैंग्स लिखिए, फिर हम एक एक करके पहले उनको डिस्कस करेंगे जो हमने नहीं करा हुआ, बिल्कुल ही नहीं कर रखा। फिर हम उनको 6 को पहले वो 5 करेंगे, फिर बचे हुए 7 करेंगे, सारे के सारे रीड करेंगे। मैं इसका एक केस भी लिखवाऊंगा आपको। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक शिवांगी की स्कूल का पेपर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं ये आपको अभी लिखवाऊंगा भी, और इसको हम अभी डिस्कस भी करेंगे। चलिए बच्चों, लिख लिया? ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है देखिए, हमारे फंक्शंस और मार्केटिंग का क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि मार्केटिंग जब हम करते हैं तो मार्केटिंग मैनेजर को क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। तो सबसे पहले तो मार्केटिंग मैनेजर क्या करेगा, सबसे पहले तो मार्केटिंग मैनेजर ये देखेगा कि मेरे को मार्केटिंग कहाँ करनी है, मेरा टारगेट कस्टमर्स कौन है, मेरी उनकी नीड्स क्या है, उनकी वांट्स क्या है, मैं उनको कैसे सेटिस्फाई कर सकता हूँ। तो सबसे पहला फंक्शन क्या हुआ मार्केटिंग के लिए कि ही विल गैदर एंड एनालाइज द मार्केट इंफॉर्मेशन। बच्चों आपको हेडिंग्स बिल्कुल चेंज नहीं करनी, हेडिंग्स आपको एज इट इज याद करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ कि जो मार्केटिंग मैनेजर है वो गैदर करेगा मार्केटिंग इंफॉर्मेशन को। बेसिकली वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि उसकी टारगेट कस्टमर्स कौन है, उनकी वांट्स नीड्स क्या है, और कैसे वो उनको पूरा कर सकता है। तो पहला पॉइंट हो गया गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। फिर जब एक मार्केटिंग मैनेजर ने ये समझ लिया कि मेरे ये टारगेट है, जैसे मैंने समझ लिया कि मेरे टारगेट कस्टमर कौन है, क्लास 12 के कॉमर्स के बच्चे,
ये मेरा टारगेट कस्टमर्स है। तो मैंने उनकी नीड समझ ली कि उनको बीएसटी की ट्यूशन की रिक्वायरमेंट है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं प्लानिंग करूंगा कि मेरे प्लान मार्केटिंग प्लानिंग में क्या होता है, व्हाट आर द 4 पीस। मैं देखूंगा कि मेरा प्रोडक्ट क्या होएगा, मेरी प्राइसिंग क्या होगी, मैं उसकी प्लेसमेंट कैसे करूंगा और मैं उसकी प्रमोशन कैसे करूंगा। अभी मैंने डिटेल में नहीं सोचा, अभी मैंने सिर्फ एक पेपर पे एक ब्रीफ वर्किंग कर ली है कि जो मेरे कस्टमर्स है क्लास 12th कॉमर्स के बच्चे जिनकी नीड है एक अच्छी बीएस की ट्यूशन की, उसको मैं कैसे पूरा कर सकता हूं अगर मैं मार्केट में हूं। तो मैंने सोचा कि मैंने अपना प्लान बनाया कि मैं एक अच्छा प्रोडक्ट सप्लाई करूंगा, उसका प्राइस रीजनेबल रखूंगा। अभी मैंने प्राइस सेट नहीं किया, अभी मैंने प्राइस का रीजनेबल बोला कि मैं उसका प्राइस एक रीजनेबल रखूंगा जो सबके अफोर्डेबिलिटी में आ सके। फिर मैं उसको सही चैनल्स के साथ प्रमोट करूंगा और उसको सही जगहों से प्लेस करूंगा। जो लोग मेरे पास आ सकते हैं उनके लिए ऑफलाइन क्लासेस रखूंगा, जो लोग मेरे पास नहीं आ सकते उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस रखूंगा। ये सब मैंने सिर्फ अभी एक पेपर पे लिखा, डिटेल्ड एनालिसिस मैंने नहीं किया। तो जब सबसे पहले मैंने इंफॉर्मेशन गैदर की कि मेरे कस्टमर्स कौन होंगे, उनकी क्या क्या नीड्स है, फिर मैंने देखा कि मैं उन नीड्स को कैसे पूरा कर सकता हूँ। मार्केटिंग प्लान, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमें पता ही है, हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, हमारी 7th क्लास है और हमने पूरे डिटेल में पढ़ा है कि व्हाट आर द 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। तो अब मैं एक एक करके सारे पीस के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला हमारा जो पी होता है वो है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की अब मैं डिजाइन करूंगा, मैं देखूंगा कि मेरे नोट्स किस तरीके से बना सकता हूँ, मेरी क्लासेस किस तरीके की होगी, मेरे लेक्चर्स किस तरीके के होंगे। क्योंकि देखो बच्चों, एक अच्छा जो प्रोडक्ट होता है, अगर एक अच्छा डिजाइन है प्रोडक्ट का, तो उसकी यूजेबिलिटी बढ़ जाती है। मैं आपको दो बड़े ही रेलेवेंट एग्जांपल्स देता हूं जो आप लोग शायद यूज भी करते होंगे। आप में से काफी बच्चों के पास लैपटॉप तो सबके पास ही होएगा, लेकिन आप में से काफी बच्चों के पास मैकबुक होएगी। तो मैकबुक में जो अभी उसका लेटेस्ट मैकबुक चल रही है, मुझे कल कुछ ही दिन पहले ही पता चला कि मैकबुक में जो लास्ट ईयर मैकबुक आती थी, उसमें एस्केप की नहीं होती थी कीबोर्ड में। आई रिपीट, उसमें एस्केप की नहीं होती थी। तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, क्योंकि हम लोगों को आदत है जो कि एस्केप, मतलब जहां पे भी हम फंसते हैं एस्केप दबा देते हैं। तो बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया और जो एप्पल वाला है, उनको अपने उस मॉडल को चेंज करना पड़ा, मॉडिफाई करना पड़ा और उसमें एस्केप की उन्होंने ऐड की है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक प्रोडक्ट का डिजाइन अच्छा होता है तो उसकी यूजेबिलिटी बढ़ती है। मैं एक और एग्जांपल से आपको देता हूँ। आप लोगों को पता होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हम सब यूज करते हैं। तो उसमें पहले इन्होंने मतलब रिसेंटली उन्होंने क्या किया था, जो स्टार्ट का ऑप्शन होता था जो हमारी एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर में होता है स्क्रीन के, उसको गायब कर दिया था। एंड अगेन वो एक तरीके का प्रोडक्ट डिजाइन डिजास्टर था, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, फिर उन्होंने उसको ऐड किया। तो प्रोडक्ट का जो डिजाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा उसकी इफेक्टिवनेस को, जो प्रोडक्ट का डिजाइन है वो उसकी यूजेबिलिटी को, उसको मतलब उसकी डिमांड को बहुत बढ़ा देता है। अगर किसी प्रोडक्ट का डिजाइनिंग अच्छी नहीं है तो हम नहीं उसको लेना पसंद करते। अगर किसी प्रोडक्ट का बहुत इजी टू यूज है, डिजाइनिंग बहुत अच्छी है, तो हम उसको लेना पसंद करते हैं। तो हमारा थर्ड फंक्शन क्या हो गया कि मैं प्रोडक्ट के डिजाइन सोचूंगा कि मैं किस तरीके का प्रोडक्ट बनाऊंगा जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो जैसे मैंने एक बुक बनाई है, आप लोगों को उसके पास सबके पास पहुंची गई होगी। मैंने एक बुक बनाई है रिवीजन बॉम्ब, और मेरे को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि वो बच्चों को इतनी अच्छी लग रही है, इतनी यूजफुल लग रही है, उनको वो बहुत ही ज्यादा, मतलब जो चीज उनको चाहिए थी वो ही मिल गई उनको। तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग। फिर फोर्थ पॉइंट क्या होता है हमारा, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। बेटा मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। दिल्ली में करीबन करीबन 50, मतलब ज्यादा बोल रहा हूँ, 10-15 20 आउटलेट होंगे हल्दीराम के। आप लोगों को पता ही होंगे हल्दीराम के कम से कम 10 आउटलेट होंगे। और हल्दीराम के, चाहे आप पीतमपुरा के आउटलेट से कोई दाल मखनी खा लो या आप साउथ दिल्ली के आउटलेट से दाल मखनी खा लो, इतना सा भी चेंज आपको नहीं मिलेगा उस टेस्ट में। ऐसा क्यों है? क्योंकि हल्दीराम्स वाले जो है, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन। हर चीज उनका एक पूरा फिक्स्ड सिस्टम है कि आपको मसाला इतना डालना है, यही डालना है, आपको यही सब्जियां डालनी है, आपको यही चीजें डालनी है, आपको यही इसी इसी स्टैंडर्ड की चीजें उनको उन्होंने बता रखी है अपने सारे आउटलेट्स पे। अगर किसी भी आउटलेट्स में वो चीजों में से थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है तो वो उसको बंद ही कर देते हैं। मतलब इतने स्ट्रिक्ट है वो उस चीज को लेके। तो जब हम हर आउटलेट पे एक ही स्टैंडर्ड की चीजें दे रहे हैं,
एक ही स्टैंडर्ड का प्रोसीजर है। इनफैक्ट उनको ये भी बताया जाता है शेफ्स को हर आउटलेट में कि दाल को कितनी देर कुक करना है, मतलब सब कुछ उनको बताया जाता है। मैकडॉनल्ड्स को देख लो, मैकडॉनल्ड्स का हर जगह पे आउटलेट पे टेस्ट बर्गर्स का सेम आता है। क्यों? क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करे हर चीज का। रॉ मटेरियल्स कहां से लाएंगे, उस चीज का भी स्टैंडर्ड मेंटेन करे। कितना उस पे केचप लगाना है, क्रीम लगानी है, उसका भी स्टैंडर्ड है। किस साइज की टिक्की बनेगी, उसके अंदर पैटी बनेगी, उसका भी स्टैंडर्ड है। कितना उसको बेक करना है या नहीं करना, उसका भी स्टैंडर्ड है। हर चीज का स्टैंडर्ड है। तो वो उससे क्या होता है कि इक्वल हर जगह एक यूनिफॉर्मिटी आती है। अब आपको जैसे पता ही है, आप हल्दीराम के जाके खरीदो दाल मखनी या कहीं से भी खरीदो, आपको घबराना ही नहीं है कि इसका टेस्ट डिफर करेगा, क्योंकि आपको पता है आप आंख बंद करके भी लोगे तो आपको टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। तो बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन से हम एक कंसिस्टेंसी, एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में। अब आइए नेक्स्ट फंक्शन, ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। तो ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि हम अपनी, जैसे हम अलग अलग क्लासिफिकेशन में हम अपने प्रोडक्ट की वो कैटेगरी, वो एक वेरिएंट्स बना देते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी अभी आप लोग क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स हो मैक्सिमम इसमें, इस बैच में, ठीक है। इसके अलावा एक रेगुलर बैच था, एक क्रैश कोर्स का बैच बना, एक टेस्ट सीरीज का बैच बना, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके की मैंने ग्रेड्स बना रखे हैं कि जिस बच्चे को शुरू से ट्यूशन लगानी थी वो क्रैश कोर्स के बैच, सॉरी, वो रेगुलर बैच में आ सकता था। जिस बच्चे को लास्ट में लगानी थी लेकिन कोर्स पूरा करना था, वो टेस्ट, वो क्रैश कोर्स में आ सकता है। जिस बच्चे को बेसिकली सिर्फ टेस्ट देने हैं वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है। तो हमने अलग अलग तरीके के वेरिएंट्स निकाल दिए एक तरीके से। तो बेसिकली ग्रेडिंग क्या होता है? किसी पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन बेसिस पे अपने अपने प्रोडक्ट्स की क्लासिफिकेशन करना। देखिए ये वो चार फंक्शंस है जो अभी तक हमने नहीं पढ़े इस चैप्टर में। पैकेजिंग में अभी डिस्कस नहीं करा, वो भी अभी रीड करेंगे। ब्रांडिंग भी हम नहीं करे, हमारे कस्टमर सपोर्ट सर्विस पे। बेटा मार्केटिंग जो है, अभी हमने पूरा चैप्टर खत्म हो गया, आज हमारा लास्ट क्लास है मार्केटिंग की। ऑलमोस्ट 6-7 आवर्स हमने मार्केटिंग में लगाया, 6 घंटे की क्लासेस हो चुकी है। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि मार्केटिंग किस पे डिपेंडेंट है? मार्केटिंग डिपेंडेंट है अपने कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने पे। अब मैंने आपको एक अच्छा समान देखिए, पिछले पूरे साल ऑनलाइन क्लासेस हुई, ठीक है। ऑलमोस्ट अब ये साल खत्म होने वाला है, शायद ही कुछ ऑफलाइन क्लासेस हुई। मैं बहुत ही कम बच्चों से ऑफलाइन मिला हूं। जैसे कुछ बच्चों से इंस्टीट्यूट में मुलाकात हो गई, कुछ बच्चों के पेपर डिस्कस करने में मुलाकात हो गई। तो बहुत कम बच्चे हैं जिनसे हम फेस टू फेस कॉन्टैक्ट हुआ है हमारा। वैसे तो हम सब बच्चों के साथ ऑनलाइन ही जुड़े हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, अब अगर मैं आपको वन टू साइड पढ़ाता रहता, बिल्कुल ही वन साइड पढ़ाता रहता और कोई फीडबैक नहीं लेता, तो क्या आप सेटिस्फाई होते? नहीं। तो हमने आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश की। आप लोगों का ये पूरा साल अच्छे से सब निकला, वो इसी बेसिस पे निकल पाया कि हम आपसे टाइम टू टाइम क्या कर रहे थे, हम आपसे फीडबैक ले रहे थे कि आपको आपको समझ आ रहा है या नहीं आया। जो बच्चे लेट आए प्लीज अपने अपने ग्रुप में मैसेज करके आइए और वीडियोस ऑन करिए अपने। अच्छा, और क्या हो रहा था, हमने आपको एक मौका दे रखा था कि अगर मान लीजिए कोई क्लास आपको नहीं समझ आई ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑनलाइन, तो आप अपने या तो मैम को, रिसेप्शनिस्ट मैम को, या उस पर्टिकुलर टीचर को मैसेज कर दीजिए, हम आपकी ऑफलाइन क्लास रखेंगे। तो बेटा कस्टमर का बेसिकली, कस्टमर के पास एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे वो अपनी कंप्लेंट को लॉन्च कर सके, जहां पे वो अपनी ग्रीवेंस को रिकॉर्ड करा सके। मार्केटिंग तभी सक्सेसफुल होएगी जब कस्टमर के पास एक कस्टमर सपोर्ट सेंटर होएगा जहां पे वो अपनी प्रॉब्लम्स को लॉन्च कर सके। तो मार्केटिंग कभी खत्म नहीं हो सकती जब तक कस्टमर पूरी तरीके से सेटिस्फाई ना हो। अगर मैं सेलिंग की बात करूं, तो मैंने आपको सामान बेच दिया, आपने मुझे फीस दे दी, मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दिए, अब भाड़ में जाओ। तुम्हें समझ आए तो बढ़िया, नहीं आए तो बढ़िया। ये है सेलिंग, ये मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग तब तक चलेगी जब तक आप फुली सेटिस्फाइड नहीं होते। अब मैं अगर आपसे आज पूछूं कि आपको क्लासेस लेके ऐसा चीटेड फील तो नहीं हुआ, और अगर आप बोलते हो नहीं सर हमें सब कुछ मिला है, हमें क्लासेस सारी मिली टाइम पे, हमें एक्स्ट्रा क्लासेस मिली, हमें सपोर्ट मिला, ऑफलाइन ऑनलाइन सारा सपोर्ट मिला, हमें आपसे सपोर्ट मिला, हमें टेस्ट मिले, तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि आपने जितने पैसे लिए उसकी वैल्यू हमें नहीं दी। अगर तो आप ये बोलते हो मुझे, तब तो मैं, मेरे मार्केटिंग एफर्ट सक्सेसफुल है। लेकिन अगर कोई भी बच्चा ये बोलता है कि नहीं सर आपने पैसे तो पूरे ले लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपने मेरे को, जब मेरे को क्लास चाहिए था आपने मुझे वो क्लास नहीं दी, जब मुझे डाउट्स थे आपने मेरे वो डाउट सॉल्व नहीं किए, तो इसका मतलब मैंने मार्केटिंग नहीं करी है सही, मेरे मार्केटिंग एफर्ट्स फेल हो गए। तो मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। हमें कस्टमर को एक ऐसी प्लेटफॉर्म देना है जहां पे वो अपनी कंप्लेंट्स को लॉन्च कर सके और उनको रिकॉर्ड करा सके और उस पर सुनवाई हो सके।
तो देखिए बच्चों, ये वो 5 पॉइंट्स थे जो हमने पूरे मार्केटिंग चैप्टर में नहीं पढ़े थे। अब हम वन बाय वन सारे रीड करेंगे पॉइंट्स, जो किए थे वो भी, जो नहीं किए वो भी, और हम इसका क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए कुछ बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, तो उनको मैं जरा बता दूं, जैसे ड्रोन है, दिव्यांश दिव्यांश था, और एक दो बच्चे और है, मिलन है। बच्चे अपने वीडियोस ऑन करिए जल्दी से। मैं आपके लिए पेज नंबर 11.5 में हम जो टॉपिक कर रहे हैं, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, उनका स्लैंग एक बार आपके लिए फिर से वो कराओ, शेयर कराओ। अब इसको लिख लीजिए प्लीज। इसके दो स्लैंग है। पहले 6 पॉइंट का ये स्लैंग है, और राइट साइड वाला जो है वो नेक्स्ट 6 पॉइंट्स का है। जो पहले 6 पॉइंट्स का स्लैंग लिखिए, ग्रैंड मस्ती एट पूल साइड विद प्रिटी बिपाशा। और जो नेक्स्ट 6 पॉइंट्स है उसका है सीपी के पानी पुड़िया टू स्पाइसी। तो आपको 12 के 12 पॉइंट याद करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केस स्टडीज। आइए तो बच्चों, आइए एक एक करके सारे रीड करेंगे पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट में आइए, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मार्केटियर is to gather and analyze the market information. Underline करिए gather and analyze. This helps to identify the needs of the customers. Underline करिए needs customers, and to take various actions for successful marketing of the product. तो सबसे पहले अगर मेरे को यही नहीं पता होगा कि मेरे कस्टमर, टारगेट कस्टमर की नीड्स क्या है, तो ऑब्वियसली मैं उनको सेटिस्फाई तो कभी कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हमें ये पता होगा कि आप चाहते क्या हो, तभी मैं उसके हिसाब से आपको कुछ डिलीवर कर सकता हूँ। फिर जब मेरे को ये पता चल गया कि आपके नीड्स एंड वांट्स क्या है, तो मैंने अपना पूरा प्लान बनाया कि मैं उनको कैसे सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा, क्या मेरा प्रोडक्ट होगा, क्या मैं प्राइस रखूंगा, क्या कैसे उसको प्लेस करूंगा, एक्सेट्रा। तो another important activity or area of work of a marketer is to develop appropriate marketing plans. Underline करिए appropriate marketing plans, so that the marketing objectives of the organization can be achieved. Okay, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन में डेफिनेशन भी मार्क करिए। स्टैंडर्डाइजेशन क्या, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशंस, पूरी हाईलाइट करिए, व्हिच हेल्प्स इन अचीविंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द आउटपुट। इट रिड्यूसेस द नीड फॉर इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे मैंने आपको कहा, आप हल्दीराम के किसी भी आउटलेट पे जाके सामान खरीद सकते हैं। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो मिठाई खराब होगी या सही होगी, क्योंकि आपको ये पता है कि उनका एक स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट होता है जिसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज कभी भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप अपने कोई लोकल मिठाई की दुकान पर जाते हो जो कल ही खुली है, तो आप एक बार जाके तो पहले आप उसको चेक करोगे कि क्या है, उसकी क्वांटिटी ठीक है, क्या वो पुराना माल तो नहीं लगा रहा, क्या वो खराब तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि उधर कोई स्टैंडर्ड एक तरीके से अभी मेंटेन नहीं होता है। तो ये डेफिनेशन आपको मार्क करनी है और याद भी करनी है डेफिनेशन। फिर आइए ग्रेडिंग। तो ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक क्वालिटी, साइज एक्सेट्रा। तो कुछ भी हो सकता है, वो क्वालिटी, साइज एक्सेट्रा, उनके बेसिस पे आपको उनको क्या करना है, अलग अलग कैटेगरीज में डालना है। जैसे मैंने आपको बताया, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस, रेगुलर बैच, क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा। अब आइए स्टैंडर्ड, ये हो गया पैकेजिंग एंड लेबलिंग। हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। हमने पैकेजिंग, ब्रांडिंग, सॉरी, पढ़ा था हमने प्रोडक्ट के अंदर, तो बहुत अच्छे से हमें आता है, बस एक बार रीड कर लेते हैं। पैकेजिंग रेफर्स टू डिजाइनिंग द पैकेज फॉर द प्रोडक्ट। लेबलिंग रेफर्स टू डिजाइनिंग द लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेज। पैकेजिंग इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, बट इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ प्रमोशनल टूल, और ये हमने पढ़ा हुआ है कि इट एक्ट्स एज अ साइलेंट सेल्समैन। ब्रांडिंग पे आइए, एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट for marketing of most consumer goods is whether to sell our product in the generic name, underline करिए, और in a brand name। हमें पता ही, हमने डिस्कस किया था कि आप गाड़ी को, कार को या वॉच भी बेच के तरीके से भी बेच सकते हो, या उसको आई वॉच, या उसको एप्पल वॉच, या फिर उसको फास्ट ट्रैक, या फिर उसको कोई भी इस तरीके से नाम भी दे सकते हो। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपने प्रोडक्ट को किस नाम में बेचना है, जनरल नाम में, या उसको एक ब्रांड नेम देना है। तो ब्रांड नेम हेल्प्स इन क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, हमें पता ही है। कस्टमर सपोर्ट सर्विस अगेन इंपॉर्टेंट मार्क करिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सेवंथ को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग ऑफ मैनेजमेंट रिलेट्स टू डेवलपिंग कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज सच एज आफ्टर सेल सर्विस। माल बेच दिया लेकिन उधर काम नहीं खत्म होता, आपको उनको आफ्टर सेल सर्विसेज देनी होती है। एंड हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स, एडजस्टमेंट्स एक्सेट्रा। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हमने पढ़ा हुआ है, refers to the money customer have to pay to obtain the product. It is an important factor affecting the success or the failure, हमने पढ़ा ही है। Promotion of the product and service involves informing the customers about firm's products, its features,
एक्सेट्रा पता है हमें. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है, इट रेफर्स टू द टू मेन वो डिसीजन रिगार्डिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजिकल मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट. ये हम पढ़ चुके हैं, प्लेस के अंदर हमने पढ़ा हुआ है, तो ये वही है. ट्रांसपोर्टेशन इट रेफर्स टू फिजिकल, इसकी डेफिनेशन मार्क करिए, ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन को अंडरलाइन करिए. इट रेफर्स टू फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. 1 mark question. Generally, the uses of products are widely spread and separated from one place to from the place these are produced. It is necessary to move them to place where they are needed. चीजें तो एक जगह पे बन रही है. आप देखते हो मेडिसिन वगैरह जितनी भी हम कंज्यूम करते हैं, मोस्टली मेडिसिन शिमला के पास बनती है, सोलान बद्दी में. अब वो वहीं पे थोड़ी ना यूज होगी, वो तो ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड यूज हो रही है, तो हमें उनको ट्रांसपोर्ट तो करना ही पड़ेगा. वैक्सीनेशन हमारे यहाँ बन रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही है. स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, यूजुअली देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन the production and their sale. In order to maintain a smooth flow of products in the market, there is a need for proper storage. अब ऐसा भी नहीं है ना कि जब डिमांड होगी तभी बनेगी चीजें. अब वैक्सीनेशन अगले साल तक की बन गई है, अब ऐसा थोड़ा ना कर सकते हैं कि रोज जितनी वैक्सीनेशन लग रही है उतनी बनाए, नहीं, उससे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी. तो हमें इसको बनाते रहना पड़ेगा, उसको स्टोर करते रहना पड़ेगा. स्टोरेज ऑफ, हाँ, आगे चलते हैं. There is a need for proper storage of products and need for storage of adequate stock of goods to protect against any unavoidable delays in delivery or to meet any contingencies. तो हमें हमेशा अपने पास एक बफर स्टॉक रखना चाहिए. अब बच्चों आप लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कल ही मैं डिस्कस कर रहा था शिवांगी के साथ. तो लिखिए जल्दी से, केस स्टडी मैं आपके साथ एक डिस्कस लिखवा रहा हूँ आपको, तो आप इसको स्पेस फॉर नोट्स पे लिखिए जल्दी से, और उसकी हेडिंग दीजिए केस स्टडी ऑन फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. पहले हम लिखिए, पहले हम इसका अभी आंसर डिस्कस नहीं करेंगे, आंसर बाद में डिस्कस करेंगे. पहले आप सिर्फ लिखिए जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो उसके बाद हम आप इसको डिस्कस करेंगे. रस्सी या कुछ भी लिख लो, रामेश लिख लो. रामेश इंटेंड्स टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज. Ramesh intends to start an enterprise that produces chocolates. Full stop. Initially, in order to assess the taste and preference of the people, initially, in order to assess the taste and preference of the people, initially, in order to assess the taste and preference of people about the chocolates, he used social media and online service. He used social media and online service. Full stop. Thereafter, he prepared a detailed SWOT analysis, SWOT, SWOT analysis of an enterprise. Detailed SWOT analysis of an enterprise to devise a strategy that will give her an edge over the competitors. Full stop. Based on अच्छा, हर लिख दिया, वो हिज है, that will give, नाम देख लेना, अगर आपने हिज लिखा तो हिज लिख लेना, अगर हर लिखा तो हर लिख लेना. Based on his analysis of the markets, he decided, based on the analysis of his analysis of the market, he decided to launch CSAM. CSAM होता है तिल, अगर आपको पता हो ना, खाने की चीज होती है, SESAME, CSAME,
एंड जैगरी बेस्ड चॉकलेट्स, जैगरी होती है गुड़, सिसैम एंड जैगरी बेस्ड चॉकलेट्स। देखो खाने का बात चल रही है और वानी खाए साथ साथ में तरबूज खा रही है, मस्त है बेटा, मस्त है, बढ़िया बढ़िया। चॉकलेट्स फुल अंडर द ब्रांड नेम देसी डिलाइट, नहीं ना बिल्कुल संकोच मत करो, कंटिन्यू कंटिन्यू, अंडर द ब्रांड नेम देसी डिलाइट, full stop. He has decided to fix up the price. He has decided to fix up the price of chocolates relatively at a lower level. Relatively at a lower level in the beginning. And in the beginning, and later on, as the demand picks up, and later on, as the demand picks up, he may revise the prices. He may revise the prices. Full stop. Explain the functions of marketing highlighted in the given case. तो बच्चों अब आप क्या करेंगे, अब आप लाइंस कोट करते रहेंगे, ठीक है, लाइंस को मार्क करते रहिए, उसके ऊपर लिखते रहिए। तो मैं एक बार फिर से रीड करता हूं और मैं आप सबसे चाहूंगा सब बच्चे इसका आंसर दे, तो सब बच्चे अनम्यूट कर लीजिए। पहली लाइन पढ़ते हैं, रमेश इंटेंड्स टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज दैट प्रोड्यूसेस। लास्ट लाइन क्या थी? हाँ जी, लास्ट लाइन क्या थी सर? एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग हाइलाइटेड इन द गिवन केस। एक मिनट बच्चों होल्ड करिए, एक सेकेंड होल्ड करिए। तो आइए बच्चों, अब हम इसके एक एक करके ना इसके फंक्शंस देखते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आ जाइए, पहला पढ़ते हैं। रमेश क्या था, रमेश ये हो गया, इनिशियली इन ऑर्डर टू असेस द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ पीपल अबाउट द चॉकलेट्स ही यूज्ड सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन सर्विस। तो जरा बताइए इस लाइन से क्या कोई मार्केटिंग फंक्शन लग रहा है, और अगर लग रहा है तो कौन सा लग रहा है, बताइए। आदित्य, मिलन, ड्रोन और सहज, पहले तो वीडियोस ऑन करिए बच्चों। हाँ जी बताइए कौन सा फंक्शन लग रहा है, क्या मैं कह सकता हूं कि इस लाइन से लग रहा है गैदरिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमने लोगों के नीड्स एंड वांट्स को जानने की बात करी है। तो इस लाइन को अंडरलाइन करिए और मार्क करिए गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब आइए उसके बाद चलते हैं। Thereafter he prepared a detailed SWOT analysis of an enterprise to devise a strategy that will give her an edge over the competitors. तो ये लाइन कौन सी लग रही है, मार्केटिंग प्लानिंग, कि जब मेरे को पता चल गया कि नीड्स एंड वांट्स क्या है, टेस्ट क्या है लोगों का, तो अब मैंने दिमाग लगा रहा हूं कि मेरे स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, मेरे थ्रेट्स क्या है, जिससे मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को से ऊपर एक अच्छी चीज बना सकूं। तो सेकंड लाइन से हमारे को क्या लग सकता है, मार्केटिंग प्लानिंग। फिर based on an analysis of the market, he decided to launch Sesame and Jaggery based chocolates. तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। मैंने प्रोडक्ट बनाया कि मैं इस तरीके की चॉकलेट्स बनाऊंगा अंडर द ब्रांड नेम देसी डिलाइट। तो ये आधी लाइन क्या हो गया, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग, हाँ जी। फिर he has decided to fix up the price of chocolates earlier low and then high, ये हो गया हमारा प्राइस। तो आपके बेसिकली इसमें 5 फंक्शंस हाइलाइटेड है, समझ में आया? तो प्लीज बच्चों फंक्शंस आपको बहुत थर्ड वाला कौन सा था? कौन सा मैम सर? थर्ड
थर्ड ये था ना, ऑन एनालिसिस he developed decided to develop jaggery based chocolates, product designing and development. Okay, उसी sir. लाइन में ना आगे कंटिन्यू हो रहा है, अंडर द ब्रांड नेम डेसी डिलाइट, ये ब्रांडिंग, एंड लास्टली प्राइस Okay, वाला sir. प्राइसिंग. Okay, sir. तो 5 फंक्शंस है इसमें, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, बट आपके 5 फंक्शंस है. और वैसे इसकी असली में क्या होगी मैं बताता हूँ आपको. इसकी जो वो रही होगी मार्किंग स्कीम, वो होगी 4, कोई भी 4 फंक्शन, 1.5 नंबर ईच, आधा नंबर आइडेंटिफाई करने का और 1 नंबर एक्सप्लेन करने का, ये रहा होगा. हालांकि आप 5 लिखा ना, बट इसका रहा होगा 4, क्योंकि 6 नंबर का है ना, तो 1.5 का रहा होगा ये, आधा नंबर आइडेंटिफाई का, 1 नंबर एक्सप्लेन कर, बट आप 5 लिखा. ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं. okay. अब आइए अगेन हमारा एक लास्ट एक ही बड़ा टॉपिक बचा है, उसके बाद तो हमारे 3-4 डेफिनेशंस ही बची है बस. तो सबसे पहले आप आइए, कम टू पेज नंबर 1. हमें एक क्वेश्चन करना है, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग. बच्चों बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, मतलब बहुत ही कंफ्यूज होते हैं. एक क्वेश्चन है फंक्शंस जो हमने अभी किया, और एक है फीचर्स जो अब हम करने जा रहे हैं. पता नहीं फीचर्स और फंक्शन दोनों एफ से शुरू होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो. नहीं, फीचर्स का मतलब क्या है, हमने इतनी बार पढ़ा है, नेचर. मार्केटिंग का अपने अपने क्या नेचर है, क्या उनके फीचर्स है. तो सबसे पहले तो हम इसकी हेडिंग्स देखते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहला है नीड एंड वांट, दूसरा है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, तीसरा कस्टमर वैल्यू, एंड चौथा है एक्सचेंज मैकेनिज्म. तो बहुत डिटेल में इसको हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जब हम इसका स्लैंग लिख लेते हैं, ठीक है ना. तो इसके ना 4 पॉइंट देख सकते हैं. पहला है एन, दूसरा है ई, तीसरा है सी और चौथा है सी. तो एक तो यही स्लैंग बन गया. अगर आपको पता हो, एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल एग कॉर्पोरेशन कमिटी, NECC, हमारे देश की एक कमिटी है, नेशनल एग कॉर्पोरेशन सॉरी कमिटी. तो एक तो यही स्लैंग बन गया. लेकिन अगर आप चाहते हो थोड़ा सा वैसे वाला भी बता दो, तो कोई नहीं, वैसे वाला भी बता देते. नरगिस is extremely cute chick. ठीक है ना, मैं तो हर चीज आपके लिए रखता हूँ तैयार. तो नरगिस is extremely cute chick. और अगर आपको थोड़ा डिसेंट चाहिए, तो ये वाला आपके पास है. जल्दी से लिख लीजिए इसको, फिर एक एक करके डिस्कस करें. ओके, तो सबसे पहले आइए बच्चों, फर्स्ट फीचर क्या है मार्केटिंग का. सारी मार्केटिंग बेस्ड किसके ऊपर है, नीड्स एंड वांट्स के ऊपर, हमें पता ही है. तो सबसे पहले तो हम अभी रीड नहीं करेंगे, फिर रीड बाद में करेंगे, पहले डिस्कस करें. तो अब वो क्वेश्चन आ गया जो फर्स्ट क्लास में मैंने बोला था कि मैं लास्ट क्लास में बताऊंगा, कि सर इतना क्या नीड वांट, नीड वांट, नीड वांट, एक ही तो चीज है ये. बिल्कुल भी ये एक चीज नहीं है. तो कोई बता सकता है कि नीड और वांट में फर्क क्या है? What is the difference between need and want? अगर आप में से कोई बता सकता है. Sir, need. हाँ जी बोलिए, उत्कर्ष, उत्कर्ष बताइए. माने Sir, अभी आपसे need. पूछता हूँ, पहले उत्कर्ष आप बताइए. सर नीड वो चीज होती है जिसके बिना आपका कुछ काम नहीं हो सकता. अच्छा जी, और वांट क्या होता है सर? वांट होता है जो हमें चाहिए, मतलब हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ चीज हो. अच्छा, एग्जाम्पल से समझाएगा, अगर कोशिश करेगा एग्जाम्पल से कि ये तो नीड है हाँ और ये सर, वांट है. सपोज सर मुझे एक पेन चाहिए. ठीक है. मेरे पास पेन नहीं है लिखने के लिए, मुझे एक पेन खरीदना है. हाँ. ठीक है, मैं अपना एक 5 रुपए के पेन से काम चला सकता हूँ. ठीक है. काम हो सकता है. हाँ. पर अगर वही उसकी जगह पे मुझे एक 150 रुपए का या 200 रुपए का पेन चाहिए, हाँ. क्योंकि मुझे वो पसंद आ गया, ठीक है. तो वो एक वांट हो गई. अच्छा, वो एक वांट हो गई, और नीड है कि आपको एक पेन चाहिए. ठीक है, ये हाँ. कह रहे हैं आप. ओके. हाँ. ठीक है, वानी आप कुछ कहना चाहते हो? सर नीड होती है बेसिक नेसेसिटी पूरी करना, ठीक है. और वांट होती है जो मतलब जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, बट आपको अपना जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो आपको कंप्लीट करना होता है, फुलफिल करना होता है. ओके. तो आप दोनों ही बच्चों ने, उत्कर्ष और वानी ने, बिल्कुल अच्छे से इसको बताया, लेकिन मैं और थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ. नीड क्या होती है? नीड होती है एक फीलिंग, एक तरीके की फीलिंग होती है कि मुझे में या मेरे पास इस चीज की कमी है. मान लो आपको भूख लग रही है, तो हंगर इज अ नीड फॉर यू, आप फूड इज अ नीड फॉर यू. मान लो आपको, जैसे उत्कर्ष ने बोला कि आपको पेन चाहिए, तो आपको लिखना है और आपके पास पेन नहीं है, तो पेन इज अ नीड फॉर यू. ठीक है. तो कहने का मतलब क्या, नीड एक बेसिक चीज है. उसके साथ हमने ये नहीं जोड़ेंगे कि पार्कर का पेन चाहिए, या मुझे इसके ओम स्वीट्स के छोले भटूरे चाहिए, वो नहीं जोड़ेंगे हम कभी भी. वांट क्या हो जाती है? वांट होती है सेटिस्फायर ऑफ नीड. पहला नीड क्या थी? मुझे भूख लग रही है. अब मेरा वांट क्या है कि जी मेरे को अपनी भूख मिटाने के लिए ओम स्वीट्स के छोले भटूरे ही खाने हैं. ये नीड नहीं है, ये मेरी वांट बन गई.
wants are satisfiers of needs. मान लो मैंने ये बोला, मान लो कोई बच्चा कहता है, शिवांगी कहती नहीं सर मैं तो इसके दीवान चंद ये जो भी है हमारा यहाँ पे खुला हुआ है एनएसपी में या कौन से है, मैं तो इसके छोले भटूरे खाऊंगी। तो दोनों की नीड एक ही है, दोनों की नीड है हंगर, लेकिन दोनों की वांट हमारी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो वांट क्या होता है, वांट आर पोटेंशियल सेटिस्फायर्स ऑफ नीड। अब देखो बच्चों, वांट कहीं ना कहीं हमारी वांट इफेक्ट होती है हमारे कल्चर के साथ। मैं आपके सामने एक छोटा सा अपने देश का एक मैप बनाता हूं, प्लीज हंसना मत, थोड़ा सा ना बस समझ जाना ये मेरा देश है, ठीक है, ये हमारा देश है, कुछ ऐसा ही है, ठीक है, ये कश्मीर हो गया, ये अपना नीचे साउथ हो गया, ये सिक्किम हो गया, ये सब अपना यहाँ का गुजरात हो गया, कई कई जगह पे, ठीक है, समझ आ रहा है। अब मान लो यहाँ पे एक पर्सन बैठे, यहाँ पे जो महाराष्ट्र टाइप है, यहाँ पे एक पर्सन बैठे, ये दिल्ली हो गया, ये सिक्किम। तो अगर एक बात बताओ, कश्मीर में बैठा हुआ एक पर्सन है, उसको चारों को भूख लग रही है, ठीक है, भूख ही लग रही है, और साउथ में चारों को, पांचों लोगों को भूख लग रही है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो क्या पांचों की नीड वांट एक ही होगी? नहीं। ये पर्सन अपनी भूख मिटाएगा राइस से, क्योंकि राइस इज अ स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर। कश्मीर में लोग राइस खाना पसंद करते हैं। जो हम लोग हैं, यहाँ के लोग हो गए, महाराष्ट्र दिल्ली वगैरह के लोग हो गए, हम हो गए, ये लोग कौन सा खाना खाना पसंद करेंगे? दाल रोटी हो गई, हम लोग दाल वगैरह खाने पसंद करेंगे, ठीक है। ये जो साउथ के लोग हैं, इनके लिए खाना क्या हो गया? सांभर, आपने सुना ही होगा। और ये जो हमारे बेचारे, ये जो साइड के लोग पड़े हुए सिक्किम, ये मोमोज वोमोज खाना पसंद करते हैं, ऐसे ही जो भी चीजें होती है, तो ऐसे ही इनका भी कुछ होएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, पांचों लोगों की या चारों लोगों की नीड थी हंगर, लेकिन उनका जो वांट थी उसको कहीं ना कहीं उनके कल्चर ने डिफाइन किया। ये इनका कल्चर है, तो कहीं ना कहीं हमारे वांट के पीछे हमारा कल्चर भी आ जाता है। मैं कपड़ों की बात करता हूँ, मान लो इस पर्सन को भी लगता है कि उसको कपड़ों की जरूरत है, इसको भी लगता है, इसको भी लगता है, इसको भी लगता है। अब कपड़े देखिए हर जगह कैसे कैसे अलग है। यहाँ के लोगों का आपको पता ही होगा, कश्मीर के लोग एक पूरा ओवरकोट सा पहने रखते हैं, जिसको मतलब एक ऊपर से नीचे तक वो एक झोला सा पहन के रखते हैं। हम लोग जो यहाँ महाराष्ट्र वगैरह के होते हैं, हमारे जीन्स वगैरह के पहन के रखते हैं। यहाँ के सिक्किम वाले लोग तो अलग से ही कपड़े, कुछ अजीब सा ही पहन, पोशाक सी होती है। साउथ वाले लोगों की कुछ साड़ी वाड़ी का होता है ना। तो अपना कल्चर, अगेन कल्चर आ गया, सबको अपना शरीर ही ढकना है कपड़ों से, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कल्चर आ गया। ये लोग, ये इनके कपड़े पहन के इतने कंफर्टेबल नहीं है, ये लोग इनके कपड़े पहन के इतने कंफर्टेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं वांट से हमारी नीड सेटिस्फाई होती है, और वांट को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है हमारा कल्चर। तो पहला पॉइंट कहता है कि सारा का सारा मार्केटिंग प्रोसेस नीड एंड वांट के ऊपर बेस्ड है, और एक मार्केटियर को समझना है कि नीड क्या है कस्टमर की और वांट क्या है। सेकंड वो कहता है कि जब मैंने समझ लिया कि मेरे कस्टमर्स की नीड एंड वांट क्या है, तो उनको एक कंप्लीट पैकेज सप्लाई करना, एक मार्केट ऑफर सप्लाई करना। व्हाट इज अ मार्केट ऑफर? द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो एक अच्छा पैकेज सप्लाई करना अपने कस्टमर्स को, दैट इज द सेकंड फीचर ऑफ मार्केटिंग, कि हमारे पूरी ऑफर देना है। मैं एक अच्छा, अगर मैं आपको एक अच्छा प्रोडक्ट देता हूं, लेकिन वो हाईली ओवर प्राइस्ड कर देता हूं, तब भी वो नहीं बिकेगा। अगर मैं आपको बहुत घटिया सा प्रोडक्ट देता हूँ और बहुत ही मतलब उसको कम मतलब प्राइस रख देता हूँ, लेकिन बहुत घटिया होता है, तब भी वो नहीं बिकेगा। मैं बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाता हूँ, प्राइस भी सही रखता हूँ, प्रमोशन सही नहीं करता, तब भी वो नहीं बिकेगा। तो कहने का मतलब क्या है, चारों पीस का होना जरूरी है, एक कंप्लीट मार्केट ऑफर होना चाहिए। तीसरा कहता है फीचर कि जब भी कोई चीज हम मार्केट को ऑफर करते हैं, तो वो चीज तभी बिकेगी अगर कस्टमर को लगेगा कि उसको जितना वो पैसे दे रहा है उससे ज्यादा की वैल्यू मिल रही है। ये इकोनॉमिक्स का रूल है कि कोई भी चीज जब हम खरीदते हैं, तो हमारा माइंड एक ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर लेता है, यार ये मैं इसके 500 रुपए दे रहा हूँ और मुझे 500 से ज्यादा, तो 500 रुपए की खुशी तो मिलेगी, तो आप उसको ले लोगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको लगा कि यार मेरे को तो इससे खरीद के 400 रुपए से ज्यादा की खुशी नहीं मिलेगी, तो आप ऑटोमेटिकली क्या करने लग जाओगे, नेगोशिएट करने लग जाओगे, भाई या तो 400 ले ले या मैं नहीं लूंगा। तो ये पॉइंट कहता है कि हमें अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग इस तरीके से करनी है कि कस्टमर को लगे कि वो उससे हाईएस्ट वैल्यू फॉर मनी डिराइव कर पा रहा है। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, कस्टमर वैल्यू। और फोर्थ पॉइंट क्या हुआ, एक्सचेंज मैकेनिज्म। ये पॉइंट कहता है कि मार्केटिंग का पूरा प्रोसेस डिपेंडेंट है एक्सचेंज के ऊपर। जब तक एक्सचेंज नहीं होएगा, बोल तो मैंने बहुत लिया कि मैंने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, मैंने बहुत अच्छा प्राइस रख लिया, ये सब कुछ हो गया, लेकिन जब तक मेरे यहाँ से प्रोडक्ट आप तक नहीं पहुंचेगा और आपके यहाँ से मेरे तक पैसे नहीं पहुंचेंगे, मार्केटिंग इज नॉट कंप्लीट। हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ तक बात समझ में आई है? आइए इसको जल्दी से रीड करते हैं, उसके बाद बस हमारे 5-10 मिनट का टॉपिक बचे, वो तो हमें सिर्फ बाइंड अप करने छोटे छोटे टॉपिक्स। आइए,
तो कम टू पेज नंबर 11.2. सबसे पहला नीड एंड वांट. नीड एंड वांट में दो डेफिनेशंस को हाईलाइट करेंगे, एक नीड की और एक वांट की. पहले नीड की डेफिनेशन हाईलाइट करते हैं. द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग, अब बताता हूं, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ पे है, पहले रीड करते हैं. द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग हेल्प द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इन ऑब्टेनिंग व्हाट दे नीड एंड वांट. The focus of the marketing is on satisfaction of the need and want of the individuals. आइए नेक्स्ट लाइन में. A need is a state of felt deprivation or feeling of being deprived of something. क्या मतलब हुआ? वो एक फीलिंग है. नीड एक ना एक तरीके का एक कहते हैं इमोशन है कि यार ये चीज की कमी है, मुझको ये चीज चाहिए. तो मार्क करिए, इट इज अ स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रिवेशन or a feeling of being deprived of something. If unsatisfied, it will make a person unhappy and uncomfortable. तो ये लाइन आपकी डेफिनेशन है नीड की. अगर आप में बच्चों ने डायरेक्टिंग अच्छे से कर लिया है तो उसमें मोटिवेशन में नीड आया था कि एक अनसेटिस्फाइड नीड से क्या होता है, एक पर्सन रेस्टलेस होता है, उसके अंदर एक अजीब सा ना मतलब एक अजीब सी टेंशन होती है. तो ये आगे, नीड्स आर बेसिक टू ह्यूमन बीइंग्स एंड डू नॉट पर्टेन टू एनी प्रोडक्ट. नीड्स बिल्कुल बेसिक होती है. भूख लगना एक नीड है. डोमिनोज का पिज्जा खाना नीड नहीं है, ठीक है, वो कभी भी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में नहीं हो सकती. वांट्स आर, इसकी डेफिनेशन मार्क करिए, कल्चरली डिफाइंड प्रोडक्ट्स. कल्चरली डिफाइंड प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं कल्चर से रिलेटेड होते हैं. कल्चरली डिफाइंड प्रोडक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स दैट आर सेटिस्फायर्स ऑफ द नीड, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. A marketeer job is to identify the needs of the customers and develop products according to such to satisfy such needs. Next, market offering refers to complete offer for a product or service having given features, size, quality, etc., price, etc., etc. सीधा ये थर्ड पॉइंट पे कस्टमर वैल्यू. इसमें ना बेटा लाइन वही है जो मैंने बोली है, थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज यूज हुई है, हाई लेवल की लैंग्वेज यूज हो रखी है, तो उसको मैं आपको समझाता हूँ. पहले सुनना, फिर मैं मार्क करवाऊंगा. The buyers make their buying decision on their perception of the value of product in satisfying their need in comparison to its cost. तो क्या मतलब हुआ इसका कि कोई भी बायर अपना डिसीजन किसी चीज को खरीदने का लेता है ऑन हिज परसेप्शन. परसेप्शन मतलब उसकी सोच पे कि जो वो पैसा दे रहा है क्या उसको उतनी वैल्यू मिल रही है नहीं. तो इस लाइन को मार्क करिए, ऑन देयर परसेप्शन से लेके ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इन सेटिस्फाइंग देयर नीड इन कंपैरिजन टू इट्स कॉस्ट. तो कोई भी पर्सन कोई भी चीज ले, चाहे वो 10 रुपए की हो चाहे वो 100 रुपए की हो. अब आप बोलोगे सर 10 रुपए की चीज में ये कंपैरिजन कैसे होता है, मैं बताता हूँ आपको. मान लीजिए आप अपने घर से आपने बाहर निकले और आपने ई रिक्शा करी साइड वाली मार्केट तक जाने के लिए. अब उस ई रिक्शा वाले ने आपसे मांगे 50 रुपए, लेकिन आप उसको बोलेंगे 50 है, 30 रुपए लगते हैं. तो ये क्या हो गया, ये भी तो एक तरीके का क्या हो गया, वही तो हो गया कंपैरिजन कि आपने बोला कि मेरे हिसाब से तो 30 रुपए लगते हैं. तो अब छोटी चीज के लिए भी हम ये परसेप्शन बनाते हैं. ओके, आगे चलते हैं. a product will be bought, will be purchased only if it is perceived to be giving highest value for money. और बेचारे ने मांगे आपसे, आपको लगता है कि एक रिक्शा के 20 रुपए होने चाहिए, बेचारे ने मांगे आपसे 10 रुपए, आप 1 मिनट में लपक जाओगे उसकी रिक्शा में, चल भाई जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल. तो क्योंकि आपको पता है कि भाई इसने तो बहुत कम पैसे मांग दिए आपसे. ओके, आगे नेक्स्ट चलते हैं, एक्सचेंज मैकेनिज्म. द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग वर्क्स थ्रू एन एक्सचेंज मैकेनिज्म. द इंडिविजुअल्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट through the process of exchange. Exchange refers to the process through which two or more persons come together to obtain a desired product. Next line से को बेटा पूरा हाईलाइट करिए. For any exchange to take place, the following 5 conditions are required. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए. इसमें क्वेश्चन आ सकता है, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा which of the following is an incorrect statement about the exchange mechanism. तो आपको 4 स्टेटमेंट होगी, 3 सही होगी, 1 गलत होगी, तो आपको पता होना चाहिए. सबसे पहले क्या है कि मिनिमम 2 लोग होने चाहिए. मिनिमम 2 लोग कौन से होने चाहिए, एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला, ठीक है ना. कोई भी एक्सचेंज होने के लिए मिनिमम 2 पार्टीज, तो हाईलाइट करिए मिनिमम 2 पार्टीज. दूसरा, दोनों पार्टी के पास ऐसा कुछ होना चाहिए जो दूसरा वाला चाहता है. जैसे मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल दूं, तो इस वक्त मेरे पास आपको देने के लिए क्या है, मेरे नोट्स है, मेरी क्लासेस है, मेरे लेक्चर्स है, मेरे एग्जांपल्स है. ये आप इसको वैल्यू करते हो, आपको ये चाहिए. और मेरे पास आपके पास क्या है, जो मेरे को चाहिए वो है फीस, मनी. अभी तो वही है और रिजल्ट भी है. तो कहने का मतलब क्या, दोनों के पास कुछ ऐसा है जिसकी दूसरे पर्सन के लिए कोई ना कोई वैल्यू हो. बोथ ऑफ देम शुड हैव समथिंग व्यूड वैल्यूएबल बाय द अदर पर्सन. तीसरा, बोथ द पार्टीज शुड हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड डिलीवर. मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकूं और डिलीवर कर सकूं. अब देखो, डिलीवर हमेशा फेस टू फेस नहीं होता, ये तो हमें इस साल ने सिखाई दिया. हमने पूरा साल आपको डिलीवर कर भी दिए क्लासेस विदाउट इवन मीटिंग फॉर अ सिंगल डे.
तो कहने का मतलब क्या, एबिलिटी होनी चाहिए किसी तरीके से मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं, अपना सामान आप तक पहुंचा सकूं। बात मैं अपनी पहुंचा ही पा रहा हूं आप तक अपनी फोन से एक्सेट्रा, और सामान कैसे पहुंचा रहा हूं, थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। तो ऐसा नहीं है कि मिलके ही हो सकता है ये सब चीजें, आजकल तो ओवर द इंटरनेट कैसे। फोर्थ पॉइंट, एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का कंप्लीट फ्रीडम होना चाहिए दोनों पार्टीज के पास। मैं आप अगर आपको बोलूं कि आपको बीएस की क्लास ज्वाइन करनी ही करनी पड़ेगी, तो वो मार्केटिंग नहीं है, वो एक्सचेंज नहीं है, फिर तो वो जबरदस्ती है, फिर तो वो मतलब जोर जोर जबरदस्ती हो रहा है। तो बोथ द पार्टी शुड बी फ्री टू इधर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। मैंने आपको एक ऑफर दिया कि मेरी क्रैश कोर्स का बैच है, इसकी इतनी फीस है, इसमें ये चीजें कवर होगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका ही डिसीजन रहेगा कि आपको अगर लगता है कि हाँ मुझे वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है, मेरे को खरीदना चाहिए, मेरे को बेनिफिट होगा, तो आप खरीदो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो बेकार है, तो आप उसको मना करने की हिम्मत है आपके पास, आपके पास फ्रीडम है। और लास्ट पॉइंट, दोनों पार्टीज आर विलिंग टू एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन विद ईच अदर, मतलब दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ बिजनेस करना चाहती है। तो पहले में आपने अंडरलाइन किया टू पार्टीज, दूसरे में अंडरलाइन किया व्यूड वैल्यूएबल, तीसरे में अंडरलाइन किया एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड डिलीवर, फोर्थ में अंडरलाइन किया फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, एंड फिफ्थ में अंडरलाइन किया विलिंग टू एक्सेप्ट, विलिंग टू एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन। तो इसके साथ हमारा जो बड़े टॉपिक्स है वो खत्म हो गया, हमारे 5-6 1 मार्क का क्वेश्चन है। आइए जल्दी से शुरू करते हैं, पिछले पेज पे आइए 11.1 पे आइए। बेटा सबसे पहला पॉइंट है मार्केट। मार्केट की हमें दो डेफिनेशंस करनी है, एक ट्रेडिशनल सेंस में और एक मॉडर्न सेंस में। तो मार्केट की बात करें, मार्केटिंग की नहीं। तो अगर मैं मार्केट की बात करूं बच्चों, तो ट्रेडिशनली मार्केट का क्या मतलब होता था? ट्रेडिशनली मार्केट का मतलब होता था एक जगह होती थी जहां पे बायर्स एंड सेलर्स मिलते थे और बाइंग एंड सेलिंग करते थे ट्रेडिशनली, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, और भी पहले। लेकिन आज की डेट में मार्केट का मतलब वो जगह पे नहीं है, प्लेस पे नहीं है। आज की सेंस में मार्केट का मतलब उन ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर्स पे है जो कैसे ही मिल सकते हैं ओवर द फोन, इंटरनेट और एनी अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन, और बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूं, हम लोगों ने पूरा का पूरा, मैंने आपको सामान बेच दिया, आपने सामान खरीद लिया, मेरे पास पैसे आ गए, आपके पास सर्विसेज आ गई, इवन विदाउट मीटिंग फॉर अ सिंगल डे। तो आज मार्केट का मतलब वो प्लेस नहीं है, इनफैक्ट मार्केट का मतलब आज है वो बायर्स एंड सेलर्स जो मिल सकते हैं और मतलब जो अपने बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, चाहे वो मिलके करे चाहे वो बिना मिले करे। तो पहले बच्चों मार्केट के जो पॉइंट है उसमें फर्स्ट बुलेट को मार्क करिए और फोर्थ बुलेट को मार्क करिए, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ बुलेट को कट कर दीजिए। मार्केट के पॉइंट में से सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ बुलेट को कट कर दीजिए। फर्स्ट बुलेट के लेफ्ट में लिखिए ट्रेडिशनल सेंस, फिफ्थ बुलेट के लेफ्ट में लिखिए मॉडर्न सेंस। Traditionally, the term market refers to a place where buyer, underline करिए place, where buyers and sellers meet and conduct buying and selling activities. तो पहले मार्केट का मतलब एक प्लेस होती थी, जगह होती थी। अब आइए फिफ्थ पॉइंट में, मॉडर्न सेंस में। Nowadays, market refers to a group of present and potential buyers and sellers. Underline करिए, highlight करिए, group of present and potential buyers and sellers who can conduct buying and selling activities even without meeting by at a place by telephone, mail or internet. तो आज ये लोग है, इनफैक्ट जगह नहीं है। अब आइए मार्केटिंग की, अभी हमने मार्केट पढ़ा, अब आइए मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का जो बच्चों फर्स्ट बुलेट है, फर्स्ट बुलेट, उसके लेफ्ट में लिखिए ट्रेडिशनल सेंस। जो सेकंड बुलेट है उसके लेफ्ट में लिखिए मॉडर्न सेंस, सॉरी सेकंड को नहीं, थर्ड सेंस, थर्ड जो है फिलिप कॉटलर वाला, उसके लेफ्ट में लिखिए मॉडर्न सेंस। सेकंड बुलेट कट कर दीजिए, फोर्थ बुलेट कट कर दीजिए, और जो पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वो भी कट कर दीजिए। तो आइए ट्रेडिशनली मार्केटिंग का क्या मतलब होता था? ट्रेडिशनली मार्केटिंग हैज बीन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शंस। In this respect, marketing has been referred as a performance of certain business activities that direct the flow of goods from buyers, from sellers to buyers. मतलब पहले क्या होता था? पहले मार्केटिंग का मतलब डिफाइन किया जाता था मार्केटिंग फंक्शंस के फॉर्म में, कि वो सारी एक्टिविटीज जिससे गुड्स सेलर से बायर तक पहुंचते हैं, प्रोड्यूसर से बायर तक पहुंचते हैं, वो मार्केटिंग होती है। लेकिन आज की डेट में मार्केटिंग का क्या मतलब है? वो एक सोशल प्रोसेस है जिससे कि इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं बाय क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद ईच अदर। तो ये फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन हमें बहुत अच्छे से आती है, इसलिए हम इस पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। बेटा कम टू सेकंड पेज 11.2। आपको अगर क्वेश्चन में पूछा है डिफाइन मार्केट इन अ ट्रेडिशनल सेंस, तो आप ट्रेडिशनल लिख के आओगे। अगर लिखा है मार्केट इन अ मॉडर्न सेंस तो आप मॉडर्न लिख के आओगे। और अगर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिखा है डिफाइन मार्केटिंग या मार्केट, तो आप हमेशा मॉडर्न सेंस का लिख के आओगे।
ठीक है, अगर क्वेश्चन लिखा तो हमेशा मॉडर्न सेल्स। अब एक अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन कि मार्केटिंग की किस चीज की जा सकती है? क्या वो सिर्फ टेंजिबल प्रोडक्ट्स की हो सकती है, या वो इंटेंजिबल की हो सकती है, या वो फिजिकल प्रोडक्ट्स की हो सकती है, नॉन फिजिकल की हो सकती है, या फिर वो सिर्फ प्रोडक्ट्स की हो सकती है, सर्विसेज की भी हो सकती है? क्वेश्चन है किस चीज की मार्केटिंग हो सकती है? तो कौन बताएगा किस चीज की मार्केटिंग? बताइए, कोई सर बताना चाहेगा? हाँ जी टैंजिबल सिखिल और बोलो। इंटैंजिबल दोनों की हो सकती है। किसी भी चीज की हो सकती है, हाँ सर, किसी भी चीज की हो सकती है जो भी पब्लिक खरीदना चाहे। जो यस भी सर। कोई खरीदना चाहे, या ऐसे बोल सकते हैं जिससे भी किसी की नीड या वांट सेटिस्फाई। सेटिस्फाई हो रही हो। हाँ जी वानी, आपका भी यही आंसर है ना? तो आइए रीड करते हैं। अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग, अ प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज, हमने लिखा हुआ है पहले। और अ सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन हमने प्रोडक्ट में पढ़ा ही था, हाईलाइट करिए। दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एक्सेट्रा। एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड can be value by second bullet पे आइए, that can be of value to the buyer can be termed as a product, it can be tangible etc, it can be intangible also. तो अब लास्ट पॉइंट पे आइए, apart from the product what can be marketed is a service or a person or an idea or a place. तो मैं आपको सबके एग्जांपल देता हूँ। प्रोडक्ट का एग्जांपल लिख लो आप, पेन पेंसिल एक्सेट्रा। सर्विसेज का एग्जांपल लिख लो, सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, ड्राई क्लीनर, लॉयर एक्सेट्रा। पर्सन का एग्जांपल लिख लो, जैसे मोदी है, वो मोदी अपने आप को मार्केट कर रहा है, अब की बार मोदी सरकार। तो पर्सन में आप लिख सकते हो पॉलिटिशियंस। आइडिया में आप लिख सकते हो, जैसे अभी है ना, ये आ रहा है कि वी आर अ मास्क, या वैक्सीनेशन का आ रहा है, या वो आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग एक आइडिया है, डोनेट ब्लड, डोनेट आईज, ये सब क्या है? क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, बट बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो सब क्या है? ये आइडियाज है। तो ये सब आइडियाज में लिख लो आप। और प्लेस क्या हो सकता है? जैसे दिल्ली टूरिज्म, मुंबई, वो गुजरात टूरिज्म, मलेशिया टूरिज्म एक्सेट्रा। तो प्लेस, किसी भी चीज की मार्केटिंग हो सकती है जिससे किसी की नीड या वांट को हम सेटिस्फाई। अब क्वेश्चन उठता है कि मार्केटियर कौन है? हमने इस चैप्टर में मार्केटियर पढ़ तो लिया, लेकिन मार्केटियर है कौन? तो अगर अभी हम देखें तो दो ही लोग हैं, एक बायर और सेलर। तो मेरा आपसे ये प्रश्न उठता है कि बायर और सेलर में से मार्केटियर कौन है, बायर या फिर सेलर? तो बताइए कौन है मार्केटियर आपके साथ? नहीं, चलिए मैं बताता हूँ। सेलर। मार्केटियर, हाँ बोलिए। सेलर। सेलर, बिल्कुल सही बोला वानी ने। मार्केटियर कौन है? सेलर। क्यों है मार्केटियर वो सेलर? क्योंकि सबसे पहले तो वो पता लगाता है कि उसके कस्टमर्स कौन है, उनकी नीड्स को पता लगाता है, फिर प्रोडक्ट बनाता है, फिर उनको देता है प्रोडक्ट, फिर उनकी प्रमोशन करता है, फिर सेटिस्फैक्शन करता है, फिर प्रॉफिट कमाता है। मतलब इतना सब कुछ सेलर कर रहा है। इसका मतलब एक्सचेंज का जो प्रोसेस है, जिसमें दो लोग इन्वॉल्व है, बायर एंड सेलर, उसमें ज्यादा एक्टिव कौन इन्वॉल्व है? सेलर। तो बेसिकली सेलर मार्केटियर है। लेकिन ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पे ज्यादा एक्टिव रोल कौन प्ले करता है? बायर। अभी जैसे इस वक्त मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं, हमने वैक्सीनेशन बना ली। अब हम, मोदी साहब तो बैठ गए चुपचाप बिल्कुल, बोल के कि मेरे पास इतनी वैक्सीनेशन तैयार हो गई। अब हर कंट्री, देश वाले लोग बेचारे मोदी को फोन करे, यार मेरे को दे दे यार, थोड़ी सी मेरे को दे दे यार, मैं गरीब हूं यार, मैं तेरा साथ दूंगा यार, बाद में दूंगा यार, तू मेरे साथ ऐसे करेगा यार, दोस्त नहीं है यार, तू तो अपना भाई है यार। तो अब मोदी नहीं बेच रहा, मोदी नहीं जा रहा कंट्रीज के पास कि मेरे से वैक्सीनेशन ले लो, मेरे से ले लो, मेरे से ले लो डोसेस, नहीं। कंट्रीज आ रही है उसके पास, उसके लोग आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आ रहे हैं, या प्लीज हमें दे दो वैक्सीनेशन, हमें दे दो। कहने का मतलब क्या है? हु इज प्लेइंग मोर एक्टिव रोल? क्या मोदी ने प्रमोशन की? नहीं। क्या मोदी ने बड़ी ज्यादा इसकी मतलब वो की है, बहुत ज्यादा इसको एग्रेसिव प्रमोशन की? नहीं। बस उसने तो लोगों को ये बता दिया जी मेरे पास एक वैक्सीनेशन तैयार हो गई है जिससे कोरोना को फाइट किया जा सकता है। अब एक्टिव रोल कौन प्ले कर रहा है? वो कर रही है कस्टमर्स। तो कहने का मतलब क्या है? हम ये बोलेंगे, इसको 3 लाइन में इस आंसर को लिखेंगे, सुनिए पहले, कि मार्केटियर वो बंदा है जो ज्यादा एक्टिव है इस एक्सचेंज प्रोसेस में, पहला पॉइंट। दूसरा, जनरली ये सेलर होता है, क्योंकि सेलर पता लगाता है कस्टमर्स का, उनकी नीड्स का, उनकी वांट्स का, उसको प्रोडक्ट बनाता है, फिर सेटिस्फाई करता है। लेकिन कभी कभी बायर बन जाता है मार्केटियर, क्योंकि बायर ज्यादा एक्टिव हो जाता है इस प्रोसेस में। जब गुड्स की जो सप्लाई होती है वो कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है, जैसे कि हमारा प्रेजेंट टाइम में ये वैक्सीनेशन फॉर कोविड या कोरोना वायरस। आई बात समझ में? तो आइए इसको पढ़ते हैं। मैंने 3 लाइनों में ही आंसर लिखा हुआ है। मार्केटियर रेफर्स टू, इस क्वेश्चन को भी 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट मार्क करिए। मार्केटियर रेफर्स टू एनी पर्सन हु टेक्स मोर एक्टिव रोल, हाईलाइट करिए, मोर एक्टिव रोल इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। नॉर्मली it is the seller who is more active in the process of exchange, as he or she analyzes the need of the customers, develops a market offering etc.
However, there may be situations where the buyers take more active role in the process of exchange. This generally happens in the case of rare supply. यहाँ पे example लिखिए. For example, in the present scenario, India has developed coronavirus vaccines, and the other underdeveloped countries are requesting India to supply them the vaccines in required numbers. So in this case, in this case, buyers bracket में लिखिए, that is other countries becomes the market here. Buyers that is other countries become the market here. अब बच्चों आइए लास्ट 2 डेफिनेशंस करते हैं, काम खत्म. एक तो हमारा मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग एक टॉपिक था जो कट गया हमारे कोर्स में से, लेकिन सेलिंग की डेफिनेशन अभी भी आपको करनी है. मार्केटिंग की हमें पता ही है, तो आइए पेज नंबर 11.3 में सेलिंग की डेफिनेशन करेंगे. सेलिंग क्या है इसको धीरे धीरे पढ़ते हैं. इसकी डेफिनेशन को बच्चों आप तोड़ तोड़ के लिखोगे, जैसे मैंने आपको मार्केटिंग की लिखवाई थी वैसे आप इसकी डेफिनेशन को भी मेरे साथ ही पेज नंबर 11.3 पे ऊपर ही तोड़ तोड़ के लिखोगे. तो लिखते हैं, ये आपके सामने भारत का नक्शा आ गया. ओके, आइए सेलिंग की डेफिनेशन लिखेंगे. सेलिंग इज द प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड टू सैटिस्फाई द नीड्स ऑफ द सेलर. तो पहला पॉइंट लिखा, सेलिंग इज द प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड टू सैटिस्फाई द नीड्स ऑफ द सेलर्स. सेकंड लाइन में लिखिए, हु अटेम्प्ट्स टू सेल व्हाट ही हैज without considering buyers' needs. By undertaking aggressive promotion efforts like persuasion, etc. Persuasion and pressure in order to earn profits through increased sales value. तो जल्दी से इस डेफिनेशन को ऐसे लिखिए. आपको डेफिनेशन तो समझ आई गई होगी कि सेलिंग क्या है. वो एक प्रोसेस है व्हिच इज यूज्ड टू सैटिस्फाई द नीड्स ऑफ द सेलर्स. बायर से कोई कंसर्न नहीं है, जो वो बेचना चाहता है, बेचना चाहता है विदाउट कंसीडरिंग द बायर्स नीड्स, बाय अंडरटेकिंग एग्रेसिव सेलिंग मेथड्स लाइक परसुएशन, प्रेशर, एक्सेट्रा in order to earn profits, to maximizing sales volume, मतलब ज्यादा बेच के. बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, which is पेज नंबर 11.6 में वेरी इंपॉर्टेंट चीज. 11.6 पेज पे आ जाइए, मार्केटिंग मिक्स. इसमें से हमने सारा कर लिया, 90% हम कर चुके. सिर्फ एक डेफिनेशन मुझे आपको कराना है. बेटा मार्केटिंग मिक्स, अब हमारा मार्केटिंग चैप्टर खत्म हो गया, तो हमें पता होना चाहिए मार्केटिंग मिक्स क्या होता है. तो मार्केटिंग मिक्स होता है द मिक्सचर ऑफ दीज 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. तो मार्केटिंग मिक्स की 2 डेफिनेशंस हम करेंगे. आइए मार्केटिंग मिक्स का चाहे आप एक ही याद कर लो, फिलिप कॉटलर वाली मार्क करें. फिलिप कॉटलर डिफाइंस मार्केटिंग मिक्स एज अ सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स, अंडरलाइन करिए, मार्केटिंग टूल्स दैट द फर्म यूजेस टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, अंडरलाइन करिए, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन द टारगेट मार्केट, अंडरलाइन करिए, टारगेट मार्केट. तो 3 टर्म्स मार्केट अंडरलाइन करना है आपको, मार्केटिंग टूल्स, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट मार्केट. अब अगर आपके पास एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन जो है मार्केटिंग मिक्स का, इसके ऊपर लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडीज. बहुत बड़ा केस आ जाएगा जब हम केस करेंगे मार्केटिंग का, आपको करवाएंगे, ये बहुत बड़ा केस आ जाएगा, उसमें बताया जाएगा आइडेंटिफाई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स. तो आपको लाइन कोड करनी पड़ेगी, जिससे आपको प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, प्राइस के बारे में, प्लेस के बारे में, प्रमोशन के बारे में.
बच्चों अगर ये क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट कि एक्सप्लेन मार्केटिंग मिक्स, तब तो आपको घबराना ही नहीं है। इनफैक्ट इतना कंटेंट है आपके पास, पूरा चैप्टर ही लिख सकते हो आप उसमें, तो आपको याद ही करने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ डेफिनेशन याद कर दी, सीधा ये नेक्स्ट पेज के कंक्लूजन में। मैं प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन नहीं लिखवा रहा क्योंकि वो आपको इतना कुछ है, बस आप इसको रीड कर लीजिएगा, आपका सारे जो हमने पढ़ा है वो समराइज हो जाएगा। सीधा ये कंक्लूजन में, द सक्सेस ऑफ अ मार्केट will depend upon how these ingredients are mixed to create superior values for customers and simultaneously achieve their targets. तो ये कंक्लूजन आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ये याद ना हो तो आप लिख सकते हो the above mentioned are the 4 elements of marketing mix, वो तो बहुत इजी है, तो आप इसको सिर्फ रीड करोगे 4 एलिमेंट्स को, क्योंकि आपके पास ये सारा कुछ है, बस आपको अपना देखना है कि कितना मैं लिखना चाहता हूँ प्लेस प्राइस प्रमोशन में से। अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन पे, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स जो है उसके ऊपर 2 टर्म्स लिखी हुई है, कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स। इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, 1 मार्कर का, कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स। तो बेटा जब हम किसी चीज को बेचते हैं तो उसको बनाने में कुछ डिसीजंस तो हमारे हाथ में होते हैं, कुछ डिसीजंस हमारे हाथ में नहीं होते। तो जो डिसीजंस हमारे हाथ में होते हैं उनको हम कहते हैं कंट्रोलेबल फैक्टर्स, और जो डिसीजंस हमारे हाथ में नहीं होते उनको हम कहते हैं नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स। जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने कोई चीज बना रहा हूँ, अभी मान लो मैं कोई प्लांट लगा रहा हूँ उसका मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने का। अब इसकी मैं उसकी बॉटल कितने साइज की रखूंगा, मैं उसकी ग्लास की बॉटल रखूंगा, प्लास्टिक की बॉटल रखूंगा, मैं उसका डिजाइन क्या बनाऊंगा, ये सब मेरे डिसीजन है, मेरे मैं लूंगा ये डिसीजन। लेकिन मान लीजिए मैं उस बॉटल के लिए कुछ इंपोर्ट करना चाहता हूँ चाइना से कुछ चीज, अब गवर्नमेंट ने अभी चाइना से इंपोर्ट को मना कर रखा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये हो गया गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, ये हो गया एक्सटर्नल फैक्टर्स, नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स। तो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाट आर कंट्रोलेबल फैक्टर्स, व्हाट आर नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स एंड एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। कंट्रोलेबल फैक्टर्स आर दोस फैक्टर्स व्हिच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड एट द लेवल ऑफ फर्म, मतलब जिसको कंट्रोल किया जा सकता है फर्म के लेवल पे। जैसे इसके आगे लिखिए, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट प्राइस, फॉर एग्जांपल द प्राइस ऑफ द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, the size of the product, etc. For example, the design of the product, Divyansh लिख लो, the size of the product, etc. Next, non-controllable factors are those factors which are not controllable at the firm's level. These are called environmental variables like political factors such as government policies, etc. तो मैंने आपको एक एग्जांपल से भी समझाया ये, ठीक है। इसी के साथ बच्चों हमारा ये जो चैप्टर है, प्लीज उस क्वेश्चन को पक्का रीड जरूर कर लेना, वो जो डिटेल्ड है मार्केटिंग मिक्स वाला, क्योंकि उससे आपको एक कंटेंट अच्छा पता चल जाएगा। तो इसके बाद हमारा ये 10 नंबर का चैप्टर खत्म होता है, बहुत अच्छे से हमने इसको किया, 7 क्लासेस लगाई है। अब मेरी बात को सुनिएगा, सैटरडे को 12 बजे हमारी केस स्टडीज होगी चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 8 की, जो मैं आपको आज भेजूंगा। तो दोनों की केस स्टडीज हमारी सैटरडे को 12 बजे होगी। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी नेक्स्ट वीक होगी, मैं उसका टाइम आपको थोड़ा कंफर्म करूंगा, मैं उसको फिजिकल भी रखूंगा और ऑनलाइन भी रखूंगा। अब हम करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 9 हम शुरू करेंगे। जो बच्चा इंस्टीट्यूट आ सकता है वो इंस्टीट्यूट आ जाए, जो बच्चा इंस्टीट्यूट नहीं आ सकता वो अपने घर से क्लासेस ले सकता है। तो उसका टाइम मैं आपको नेक्स्ट वीक कंफर्म कर दूंगा, सैटरडे संडे को और बच्चों से पूछ के मैं उसको कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपका इनके अलावा भी मैं अभी चैप्टर नंबर 9 कराऊंगा और 10 कराऊंगा, अगर इनके अलावा भी आपको कोई और चैप्टर करना है तो आप मेरे को मैसेज करें, ठीक है बच्चों। चलिए मैं यहीं पे क्लास को रोक रहा हूँ आज, आप अपना वीकेंड को आप भी एंजॉय करिए और अच्छे से अपना ध्यान जरूर रखिएगा। ओके बच्चों, बाय बाय। किसी को कुछ भी पूछना है वो, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, बाय बाय। थैंक यू सर।